शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या सिखाना होता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो केवल किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। इसके अंतर्गत सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा वगैरह भी आते हैं। शिक्षा एक ऐसी साधन है जो हमें जीव जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। शिक्षा से ही हमारा विकास होता है। इससे हम अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाते हैं और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। बायड एच बोर्ड के अनुसार समाज और शिक्षा एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करता है। उनके अनुसार शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। शिक्षा समाज में ही फलती फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया में अपने को अधिक प्राणवान, गतिशील, सजग एवं सुसंस्कृत बनाता है। वैदिक युग से लेकर आज तक हमारे देश में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। वैदिक काल की शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, वहीं रहकर वे विद्या ग्रहण करते थे। विद्यार्थियों में शिष्टाचार, आत्मसंयम जैसे सद्गुण होते थे तथा उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि मौखिक थी और विद्यार्थियों को आचार्य द्वारा बताई गई बातों को याद करना होता था। ईसा की 6ठी शताब्दी में बुद्ध ने निर्माण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख मठों में धार्मिक, सांसारिक, दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता था। हमें चीनी यात्रियों जैसे हेनसांग और आइसिंग के लेखों में सार्वजनिक या प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इन यात्रियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी। छात्रों को 6 माह तक सीधी रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इनको समाप्त करने के बाद छात्रों को शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या का अध्ययन करना पड़ता था। उच्च शिक्षा के केंद्रों में नालंदा, विक्रमशील वगैरह थे। वैदिक धर्म के पुनः उत्थान के कारण बौद्ध धर्म का ह्रास होता चला गया और कालांतर में लुप्त हो गया, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने क्रांति उत्पन्न कर दी। हमारे देश की आर्थिक उन्नति तथा संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हमारे देश पर चढ़ाई करना शुरू किया। भारत में लगभग 550 वर्षों तक मुसलमानों का शासन रहा। उस काल में शिक्षा की एक नई पद्धति शुरू हुई। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनती गईं, साथ ही मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। उस काल में मुख्यतः धार्मिक शिक्षा दी जाती थी तथा इतिहास, साहित्य, गणित जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती थी। राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए महलों के अंदर ही शिक्षा की व्यवस्था थी। उन्हें गृह शिक्षक ही राज्य व्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध संचालन वगैरह का ज्ञान प्रदान करते थे। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक और व्यापारियों द्वारा डाली गई। उन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। शुरुआत में मद्रास उनका कार्य क्षेत्र रहा। धीरे धीरे उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। उन विद्यालयों में ईसाई धर्म के शिक्षा के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ। उस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी कार्य करना था। भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रम कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कायम करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था। एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग में लाने के बाद भी
1935 ईस्वी में भारत की साक्षरता 10% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता लगभग 13% ही थी। इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज में अलग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शिक्षा प्रणाली की बुराइयों को सबसे पहले गांधी जी ने 1917 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के सम्मेलन में उजागर किया। उन्होंने शिक्षा में मातृभाषा का स्थान और हिंदी के पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तार्किक ढंग से रखा। सन 1944 में हमारे देश में शिक्षा कानून पारित किया गया। आजादी के बाद कई तरह के आयोग गठित किए गए, जिन्होंने समय समय पर शिक्षा में सही दिशा देने का भरसक प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, किंतु प्राथमिक शिक्षा का आधार कमजोर होता चला गया, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान के शिक्षण संस्थाओं की सोच यह रहती है कि अन्य विद्यालयों के मुकाबले बच्चों को कठिन से कठिन शब्दों की शिक्षा दी जाए, जिससे विद्यालय का नाम हो सके। आजकल के शिक्षण संस्थान वैसी शिक्षा चुनते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। अधिक आर्थिक लाभ उठाने के लिए वे भिन्न भिन्न प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें चलाते हैं। अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में जांच पर जांच तथा परीक्षा पर परीक्षा होती रहती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों से विद्यालय शुल्क निकालना, न कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता की जांच कर गुणवत्ता बढ़ाना। अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम की मशहूर विद्यालयों में करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सुयोग्य बन सके। लेकिन आधुनिक शिक्षा के दोषों के कारण उन्हें मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। वर्तमान परिवेश में विद्यार्थी केवल रोजगार पाने के उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं। इसके लिए वे छात्रावास, निजी विद्यालयों वगैरह का सहारा लेने के बावजूद भी 100% सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि वे ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, न कि ज्ञान। वे अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कार को भी भूलते जा रहे हैं। साधारण रहन सहन और उच्च विचार रखने में वे विश्वास नहीं करते। उनके रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके अध्ययन पर भी पड़ता है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों में प्रारंभिक शिक्षा काल से ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। इस शिक्षा पद्धति के कारण वहाँ के बच्चे बेरोजगार नहीं रहते। शिक्षा रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान अर्थात बच्चों में सर्वांगीण विकास कराना होना चाहिए। कई देशों में शिक्षा प्रायोगिक पक्ष में रहकर दी जाती है, जिससे बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा का व्यावसायिक होना तथा इस तरह के अनेक दोष हैं, जिसे दूर कर बच्चों को सुयोग्य शिक्षा देकर सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।